हेलो दोस्तों। आज की कहानी है माँ का चौखट। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। ओ केतकी, केतकी कहाँ है? घर के बाहर से आई आवाज़ को सुनकर केतकी जी घर के बाहर आई तो देखती है कि उसके घर के चौखट पर उनकी पुरानी सहेली सीमा जी खड़ी है। केतकी जी कही, आओ सीमा आओ, बहुत दिन बाद, आज तुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 दिन से तुझे याद कर ही रही थी। सीमा जी घर के अंदर आई। सीमा जी और केतकी दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे। बातों ही बातों में सीमा जी कहे कि अरे केतकी, तेरी बड़ी बहू मिली थी, बेचारी बहुत परेशान है। केतकी, बेटा बहू को घर बुला ले, कितना भी हो, कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी गलतियां करे, है तो तेरे बेटे और बहू ही है। बहू को छोड़ बेटा का ही सोच के दोनों को घर में ले ले। सही में दोनों बहुत परेशान हैं, हालात भी उनके अच्छे नहीं हैं। तेरी बड़ी बहू बोल रही थी कि माँ से कहिएगा कि अगर हम आए तो क्या हमें घर के अंदर आने देंगी। केतकी जी अपनी बड़े बेटे बहू की बातें सुनकर थोड़ा देर चुप रही, जैसे खुद के मन को तौल रही हो। कहीं माँ बच्चों की गलतियाँ माफ़ कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं होती। वह ऐसा घाव होता है जो भरता नहीं है, और उस घाव देने वाले इंसान को अपने सामने देखते रहो तो वह घाव कभी भरता भी नहीं है। वह रोजाना थोड़ा थोड़ा खुरचता रहता है, थोड़ा थोड़ा दर्द देता रहता है। कुछ भी कहूँ, लेकिन बेटा बहू है, मेरा खून ही है। तुम्हें बोल रही है कि उससे गलती हो गई, माफ़ी मिलेगी क्या? या माफ़ी उसे यहाँ आकर अपनी सास से मांगनी होगी ना? जमाने भर में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, उसे यहाँ आना होगा और जहाँ गलतियाँ की है उस इंसान से गलती की माफ़ी मांगनी होगी। सीमा जी बोली कि हाँ, तू तो बात सही कहती है, ठीक है, मैं उसे बोलूँगी। आगे वह क्या करती है वह जाने। सीमा जी चली गई। सीमा जी के जाने के बाद केतकी जी पुराने ख्यालों में खो गई। केतकी जी का बहुत छोटा सुखी परिवार था। खुद केतकी जी, उनके पति और उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा धनंजय और छोटा बेटा मिहिर। बड़ा बेटा धनंजय जब एक प्राइवेट नौकरी में 15,000 रुपया महीने की तनख्वाह पर लग गया, केतकी जी की थोड़ी उम्र होने पर थोड़ा हाथ पैर ढीले पड़ने लगे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना एक बहू ले आऊं। कुछ न सही घर की रौनक बढ़ेगी और 2 वक्त की रोटी भी सुकून से मिलेगी। यह सोचकर उन्होंने धनंजय की शादी सुमति नाम की लड़की से की। सुमति का परिवार भी केतकी जी के परिवार जैसा ही मध्यम वर्ग और छोटा परिवार था। सुमति देखने में सुंदर, सुशील और सीधी साधी लगती थी। बड़े अरमानों से केतकी जी धनंजय की शादी सुमति से कर सुमति को घर में बहू बनाकर ले आई, लेकिन 2-3 महीने में ही घर में खटपट खटपट चालू हो गई। सुमति को लगता था कि घर का सारा काम वो अकेले करती है, जबकि सच्चाई यह था कि सुमति झाड़ू पोछा बर्तन जैसे काम तो करती थी, लेकिन जितने बैठे बैठे काम होते थे वह केतकी जी करती। अगर देखा जाए तो केतकी जी घर के कामों में सुमति का बहुत हाथ बटाती, लेकिन केतकी जी का कुछ भी करना सुमति की नज़र में कुछ भी नहीं था। केतकी जी का घर के कामों में दिया गया योगदान सुमति की नज़र में नगण्य था। सुमति धीरे धीरे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से धनंजय के मन में राज करने लगी थी। 5 महीने के अंदर ही सुमति अपने पति धनंजय को लेकर अपने मायके चली गई। धनंजय भी अपने छोटे भाई, माँ, अपने पिता से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं रखता। वह अपनी पत्नी सुमति के साथ उसके मायके में ही साथ रहता। एक दिन केतकी जी बाथरूम में फिसल के गिर गई। उनके पैरों में फ्रैक्चर आया, प्लास्टर चढ़ा था। केतकी जी बहुत तकलीफ में थी। केतकी जी तकलीफ में आई तो आई, लेकिन उनका घर उससे ज़्यादा तकलीफ में आ गया था। पूरा घर का व्यवस्था चरमरा गया। केतकी जी का दर्द तो था ही, साथ ही उनको तो रोज के नित्य क्रिया करने में भी तकलीफ थी। आखिर वह घर में इकलौती महिला थी। केतकी जी के पति किसी तरह पकड़कर केतकी जी को पकड़कर बाथरूम में बैठा आते और सहारा देकर ले आते। केतकी जी के पति उसको नहलाने और कपड़े पहनने में मदद करते। केतकी जी के पति और मिहिर दोनों मिलकर किसी तरह कर घर का कच्चा पक्का खाना बनाते। केतकी जी 2-3 बार फ़ोन भी कि सुमति घर आ जाओ, कम से कम कुछ न सही इस समय अपनी सास के लिए आ जाओ, यहाँ बहुत तकलीफ़ है बेटा, अभी तो आ जाओ, बाद में मन करे तो तुम वहीं रहना। पर सुमति नहीं आई, ना खुद आई, ना अपने पति को आने दी।
घर का 5 महीने तक यही नियम था। मिहिर और दुखन जी घर पर कच्चा पक्का खाना बनाते, किसी तरह घर का थोड़ा बहुत काम करते और केतकी जी को नित्य क्रिया और थोड़ा बहुत नहलाना धुलना में मदद करते थे। यूँ कहें कि दिन किसी तरह कट गए। केतकी जी ठीक हो गई। वक्त अपनी गति से निकल रहा था। 5 साल निकल गए। उधर सुमति के मायके में उसके छोटे भाई की शादी हुई और उसकी पत्नी घर आ गई। धीरे धीरे सुमति के भाभी को सुमति के घर में भी खिंचाव चलने लगा। उसकी भाभी को सुमति का घर में रहना और उसके पति का भी उसके साथ ही घर में रहना अखरने लगा। उसका कहना था कि हमारे घर में आप रहते हो और आपको अंदाज़ा नहीं कि कितना खर्च बैठता है। 2 आदमी का खाना, राशन पानी खर्चा कितना बढ़ जाता है। आज की महंगाई में 2 इंसान का रहना आपको पता है कितना फ़र्क पड़ता है। सुमति को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुमति के पति जो महीना का 15,000 रुपया कमाता था, उसके लिए बाहर में किराए के मकान ढूंढ के 5,000 रुपया देना, फिर महीना भर का किराना और फिर उसके बाद आना जाना का खर्च, दूध सब्जी करना बहुत मुश्किल था। सुमति और धनंजय को अब अपनी माँ केतकी की याद आने लगी। उसने 1-2 लोगों को केतकी जी को खबर भिजवाई कि उन्हें माफ़ कर दे। केतकी जी सीधे सीधे कह दी, जिसने गलती की है उसे खुद माफ़ी मांगनी चाहिए, बाहर के लोगों से ऐसे कहना नहीं चाहिए। एक दिन हिम्मत करके धनंजय और सुमति दोनों केतकी जी के पास आए। घर का दरवाज़ा खटखटाने पर केतकी जी घर का दरवाज़ा खोली। सामने थी सुमति और धनंजय। सुमति केतकी जी के पैर छूकर कही, माँ माफ़ कर दीजिए, हम अपने किए पर शर्मिंदा हैं। केतकी जी हल्की मुस्कुराहट के साथ कही, ये माँ का चौखट है, अपने बच्चों के लिए कभी बंद हो सकता है क्या? तुम्हारी गलती माफ़ करने लायक तो नहीं है, लेकिन यह माँ तुम्हें माफ़ जरूर करेगी। ये माँ का चौखट है, तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। केतकी जी अपने बेटे धनंजय से कही, सुमति तो दूसरे घर की बेटी है, उससे क्या कहना, पर तुम तो मेरे बेटे थे। तुमसे यह उम्मीद मुझे कभी नहीं थी। तुमसे शिकायत बहुत है। सुमति को मैं माफ़ कर सकती हूँ क्योंकि वह बहू है, दूसरे घर की बेटी है। कितना भी हो, मेरा खून जैसा अपनापन उसके खून में नहीं आ सकता। लेकिन तुम तो मेरा बेटा था, तेरे में मेरा खून है। तेरा खून इतना ठंडा कैसे हो गया? अपनी माँ की तकलीफ़ से, अपने घर परिवार की तकलीफ़ से तू इतना अनजान कैसे हो गया? धनंजय कुछ नहीं बोला, चुपचाप सर झुकाए सुनता रहा। केतकी जी कही कि बेटा, यह माँ का चौखट तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है, लेकिन एक बात याद रखना कि इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। इस बात की माफ़ी मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। सुमति, तुम्हें इसके लिए शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मैं कभी कोई सज़ा नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हारे पति को सज़ा मैं ज़रूर दूंगी। सुमति और धनंजय घर के अंदर आ गए। केतकी जी अपने घर के आगे में एक छोटा सा दुकान निकाल कर उसे किराए में चढ़ा दी। मिहिर भी अब बड़ा हो गया था और एक प्राइवेट नौकरी में उसकी भी जॉब लग गई थी। उसकी महीने की वेतन 20,000 रुपया था। केतकी जी एक अच्छी लड़की देखकर मिहिर की भी शादी कर दी। समय बीता। केतकी जी को उनके घर में अब कोई तकलीफ नहीं थी। सुमति के मन में कोई बदलाव आया ना आया, लेकिन उसके व्यवहार में ज़रूर बदलाव आया था। शायद वह अपने पुराने अनुभव से कुछ सबक सीख ली थी। केतकी जी भी कभी भी उसे बातों से या तानों से कभी कोई ताना नहीं कसी। धनंजय और सुमति को लगा शायद कि केतकी जी सब कुछ भूल गई हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ था नहीं। केतकी जी कभी नहीं भूल पाई जो घाव धनंजय ने उसको दिया था। कुछ सालों बाद जब केतकी जी शांत हुई, उसकी अंतिम क्रिया और तेरवा खत्म होने के बाद जब उनकी वसीयत को पढ़ा गया तो धनंजय के पास कुछ भी कहने को नहीं बचा था। केतकी जी के वसीयत के अनुसार केतकी जी के 2 मंजिला मकान में से ऊपर के मंजिल का मकान धनंजय को मिला था, जबकि मिहिर को नीचे मंजिल के मकान के साथ घर के आगे बना दुकान भी मिला था। वसीयत के साथ केतकी जी की चिट्ठी भी थी जो सबके सामने पढ़ी गई। उसमें लिखा था कि बेटा धनंजय, जिस दिन तुम लौट के अपने ससुराल से घर आए थे तब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे अपनी बहू से शिकायत नहीं, क्योंकि वह दूसरे घर की बेटी है, लेकिन तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम्हारे किए की सज़ा मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। याद है ना बेटा? मेरी संपत्ति में से, मेरे घर में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दिया। दोनों बेटों में बराबर बंटवारा की, लेकिन एक दुकान
जो घर के आगे में निकला था, जिसका किराया में चढ़ाया जा सकता है या खुद के किराए की दुकान को खोला जा सकता था, उसे मैं मिहिर को दी, या उस समय का सबक तुम्हें दे रही हूँ। तुम उस दुकान को ज़िंदगी भर देखोगे और जब भी उसे देखोगे तो तुम्हें ये बात याद रहेगा कि तुम्हें यह सज़ा क्यों मिली थी, तुम्हें वह दुकान की हिस्सेदारी और भागीदारी क्यों नहीं दी गई। मिहिर उस समय जैसा भी था, जितना वह कर सका, जैसा भी हो कर सका, अपने पिता का घर का जिम्मेदारी निभाया। कच्चा पक्का खाना जैसा भी हो हमें पेट भर खिलाया। यह उसकी सेवा का फल था। बेटा, तुमने हमें घर छोड़कर चला गया। फ़ोन करने के बाद भी तुम, अपनी माँ की तकलीफ़ होने के बाद भी, घर परिवार को तकलीफ़ में देखने के बाद भी तुम नहीं आए। यह इस बात की सज़ा तुम्हें मिली है, और यह सज़ा ऐसी है जो तुम ज़िंदगी भर उस दुकान को देखकर याद करोगे। और तुम इस बात की शिकायत भी नहीं कर सकते कि माँ ने ठीक नहीं किया, क्योंकि उस समय मैं तुमसे शिकायत नहीं की थी कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। धनंजय और सुमति चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके, और वह जानते थे कि वह गलत थे और उसकी सज़ा उसे ज़िंदगी भर भुगतनी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।